गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th का बैच है। हम लोग पढ़ेंगे आज चैप्टर फर्स्ट का पार्ट बी। तो पार्ट ए में हम लोग 7 लेक्चर तक थ्योरी देख चुके थे। अब लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट होगा, क्योंकि पार्ट ए का ही पार्ट है इसलिए उसी के आगे स्टार्ट होगा। ठीक है। हाँ, रेफरेंस बुक में ये चैप्टर्स अलग अलग दिए हुए हैं सब। हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो सब एक ही में है। ठीक है। क्लास 12th Chapter 1 Electric Charges and Fields। पार्ट बी। गॉस थ्योरम। लेक्चर 7 सॉरी 8 लेक्चर 7 तक की थ्योरी हम लोग देख चुके थे पार्ट ए में। पार्ट बी लेक्चर 7। ठीक है। तो गॉस थ्योरम को समझने के लिए हम लोग को थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। ठीक है। ये चैप्टर जो है पूरा चैप्टर 3D में है और बोर्ड पे जो भी डायग्राम बनेगा वो कैसा होगा, 2D। ठीक है। अगर हम आपसे कहें कि बोर्ड पे सर्कल बनाओ तो भी आप ऐसे बना दोगे। अगर हम आपसे कहें स्फेयर बनाओ तब क्या करोगे, तो भी ऐसे बनाओगे। बोर्ड पे तो चेंज कर नहीं सकते हो। तो बोर्ड पे हर चीज़ आपको 2D में दिखती है, आपको इमेजिन करना पड़ता है 3D में। ठीक है। तो जब हम कहेंगे सर्कल तो आप इसको इमेजिन करेंगे। ठीक है। ये क्या है, सर्कल। रिंग है, रिंग किसका एग्जाम्पल होता है, सर्कल। क्लियर। और जो हम कहेंगे स्फेयर तो आप इसके इमेजिन करेंगे बॉल। हाँ, नहीं बॉल है। ठीक है। ठीक है। वो बिटिया ले जाती ना ऊपर बार बार। ठीक है। अब ये भी गायब हो जाएगी 2-4 दिन बाद। तो ये सर्कल और ये स्फेयर। ठीक है। बोर्ड पे आपको हर चीज़ किस में दिखेगी, 2D में। आपको इमेजिन किस में करना है, 3D में। ये पूरा चैप्टर 3D का है। ठीक है। अगर हम आपसे कहते हैं क्लोज कर्व, तो क्लोज कर्व, ये क्लोज कर्व हो गया। यानी कोई वायर है, उसके दोनों एंड को क्या करो, जोड़ दो। कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी हो, वो क्लोज कर्व हो गया। ठीक है। और क्लोज सरफेस कहें तो ये क्लोज सरफेस हो गया। समझ गए। क्लोज कर्व कैसा है, 2D, और क्लोज सरफेस कैसा है, 3D। बोर्ड पे तो दोनों एक जैसे दिखेंगे, लेकिन हमको इमेजिन करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लोज कर्व का कोई काम नहीं है। किसका काम है, क्लोज सरफेस का। हमने कहा ना पूरा चैप्टर कैसा है, 3D में। ठीक है। जो गॉस थ्योरम है सेम उसी तरह का एक हम पढ़ेंगे मैग्नेट में जब पहुँचेंगे, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। क्या पढ़ेंगे, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ठीक है। एम्पियर्स सर्किटल लॉ सेम वही, बस वो क्लोज कर्व के लिए है और ये क्लोज्ड सरफेस के लिए। यानी ये 3D के लिए है, वो 2D के लिए। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जितने भी फार्मूले हैं सबका प्रूवमेंट या तो कूलम्ब्स लॉ से होता है या फिर गॉस लॉ से। गॉस लॉ कह दो, गॉस थ्योरम कह दो, बात एक ही है। या तो उससे हो जाएगा या इससे हो जाएगा। यही 2 लॉ हमारे पास है। ठीक है। 2 ही बेसिक लॉ हैं इसके। एक कौन सा लॉ हो गया आपका, कूलम्ब्स लॉ, और दूसरा कौन सा हो गया, गॉस लॉ। ठीक है। तो इस यहाँ तक पहुँचने से पहले हमें इसकी बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। आपको मेंटली चेंज होना पड़ेगा, 3D में देखने की आदत डालनी पड़ेगी। ठीक है। जब आप इंजीनियरिंग करोगे, अगर करोगे आगे चल करके, ठीक है, तो इंजीनियरिंग में क्या होता है, कोई भी ब्रांच हो, IT, कंप्यूटर साइंस, कुछ भी हो, सिविल, केमिकल, मैकेनिकल, कोई भी ट्रेड हो, डिग्री हो या डिप्लोमा हो, मतलब डिप्लोमा मीन्स पॉलिटेक्निक वाले जो करते हैं, एक सब्जेक्ट सब में कॉमन होता है। पहले सेमेस्टर में ही आ जाता है वो, कौन सा, इंजीनियरिंग ड्राइंग। क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ईडी बोलते हैं शॉर्ट में। क्या बोलते हैं, ईडी।
आपने किसी को भी बीटेक करते हुए देखा होगा तो आपने देखा होगा वो बैग के साथ साथ वीक में लास्ट के फ्राइडे सैटरडे 2 दिन वो एक एमडी लेके घूमते हैं, मतलब कंधे में लाद करके, बैग टाइप का होता है। मिनी ड्राफ्टर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? मिनी ड्राफ्टर। तो जो इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट है उसमें क्या बताया जाता है आपको, यानी आपका जो विज़न है, चीज़ों को देखने का तरीका, वो 2D से 3D में कन्वर्ट करते हैं। जब नॉर्मल आदमी किसी चीज़ को देखता है तो वो 2D में सोच पाता है, और जब इंजीनियर उसी चीज़ को देखता है तो वो 3D में सोचता है। तो आपके जो विज़न है, आपके जो थिंकिंग प्रोसेस है, उसको 2D में से 3D में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? इंजीनियरिंग ड्राइंग। इसलिए इंजीनियर्स के लिए ये सब्जेक्ट सबके लिए क्या है? मस्ट है। और यही एक सब्जेक्ट है जिसमें बार बार बैक लगता है। कई बच्चे तो फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट करते हैं और आखिरी सेमेस्टर में जाके पास कर पाते हैं। सेमेस्टर पेपर जानते हो कैसे होते हैं ना, जैसे 6 पेपर हैं पहले सेमेस्टर में, 4 में पास हो गए तो अगले सेमेस्टर में शिफ्ट कर दिए जाओगे। तो अगले सेमेस्टर में तुम्हारे पास कितने पेपर हो गए? 8। 6 नए आ गए, 2 पुराने हो गए। तो जो सब में पास हो जाएगा वो 6 देगा, तुम कितने दोगे? 8। पता चला फिर फेल हो गए इंजीनियरिंग टाइम में, ठीक है, फिर फेल हो गए इंजीनियरिंग टाइम में। अब वो अगले वाले सेमेस्टर में क्या हो गया? शिफ्ट हो। ऐसे शिफ्ट होता चला जाता है। जब तक आपकी जो थिंकिंग है, आपका विज़न है, वो 2D से 3D में कन्वर्ट नहीं होगा, तब तक आप उस पेपर को पास कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो उस पेपर का काम क्या होता है? चीज़ों को किस में कन्वर्ट करना? 3D में। आपके विज़न को किस में कन्वर्ट करना? 3D में, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? तो ये चैप्टर उसी टाइप का है, आपके विज़न को 3D में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। सबसे पहले हम ये समझें कि जो छोटी क्लास होती हैं उनमें हम लोग एरिया को स्केलर क्वांटिटी मानते हैं। क्या मानते हैं? स्केलर क्वांटिटी। अब बड़े हो गए, अब एरिया को क्या मानेंगे? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है या ये जो चैप्टर है, जो भी कहो आप, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसका कोई खास रिलेशन नहीं है बाकी फिजिक्स से। मतलब अपने आप में क्या है? ये यूनिक। समझ गए? जैसे हम लोगों ने पार्ट ए में जो चीज़ें पढ़ी थी वो तो पूरी फिजिक्स में यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ है ज़्यादा यूज नहीं, मतलब अलग है, आइसोलेटेड है, ठीक है। जब 2 महीने बाद ज़्यादातर बच्चों के समझ में नहीं आता है, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब 2 महीने बाद आपसे पूछेंगे कौन सा चैप्टर दोबारा रिवाइज करा दें, तो ज़्यादातर बच्चे क्या कहेंगे? गॉस थ्योरम। फिर हाफ ईयरली पहले जब पूछेंगे कि कौन सा चैप्टर दोबारा पढ़ना चाहते हो, तो क्या कहोगे? गॉस थ्योरम। फिर जब रिवीजन करेंगे, हम लोग अक्टूबर से रिवीजन स्टार्ट जाते हैं, नवंबर से, फिर जब रिवीजन करेंगे तो फिर पूछेंगे कौन सा चैप्टर का पहले रिवीजन कराएं? गॉस थ्योरम। समझ गए? तो ज़्यादातर बच्चे, ठीक है। फिर जब पेपर के 2-4 दिन पहले पूछेंगे अच्छा अब लास्ट में कौन सा चैप्टर फिर से पढ़ा दें, तो क्या कहेंगे? गॉस थ्योरम। समझ गए? ज़्यादातर बच्चे। और जिनको समझ में आ जाएगा उनके लिए फिंगर्स हो जाएगी, बिल्कुल फिंगर्स पे टिप पे हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। तो सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे? एरिया वेक्टर से। अगर वेक्टर है तो उसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी। और जब आप इसका क्वेश्चन देखेंगे या कोई भी पेपर देखेंगे बोर्ड का, तो आप देखेंगे इससे ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन बहुत आते हैं, 3 और 5 मार्क्स के, ठीक है। तो वेक्टर में क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी और, तो ये जो एरिया वेक्टर है इसमें भी क्या क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन, ठीक है। बिल्कुल जल्दबाजी बचाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से समझेंगे, ठीक है। जहाँ ना समझ जाए वहाँ तुरंत पूछ लेना, ठीक है। क्योंकि ये पूरा चैप्टर 2 ही चीज़ों पे डिपेंड करेगा, एक एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो ये चैप्टर 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक एरिया वेक्टर की डायरेक्शन और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए आपके पास क्या है? व्यंद्रास्त्र। नहीं पता? जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है, हम वहाँ पे क्या एज्यूम करते हैं? प्लस क्यू नॉट चार्ज। याद आया? जिस पॉइंट पे भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है, हम वहाँ पे क्या एज्यूम करते हैं? प्लस क्यू नॉट चार्ज। द डायरेक्शन along which प्लस क्यू नॉट चार्ज टेंड्स टू मूव रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो ये चैप्टर 2 चीज़ों पे डिपेंड करेगा,
एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और दूसरा एरिया वेक्टर की। ठीक है, तो पहले हम प्लेन सरफेस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? प्लेन सरफेस की। बंद करो। तो प्लेन सरफेस की बात कर रहे हैं। बेटा आगे आओ। नहीं पिछले साल वाला। हाँ देखिए, तो पहले हम प्लेन सरफेस की बात करेंगे। वैसे हमें प्लेन सरफेस को डील नहीं करना है, बहुत सिंपल होता ना। देखिए, किसी भी टॉपिक में या किसी भी चैप्टर में जितनी सिंपल चीज़ें होंगी उनको साइड कर दो। ठीक है, यानी उस किसी भी चैप्टर में जो सबसे टफ टॉपिक होगा वो आपके सिलेबस का पार्ट होगा। समझ गए? सिंपल चीज़ें तो केवल बहलाने के लिए है, चैप्टर को थोड़ा बड़ा करने के लिए। समझ गए? किसी भी चैप्टर में जो सबसे टफ टॉपिक्स होंगे वही आपके सिलेबस के क्या होंगे? पार्ट। समझ गए? फिर उसको वो जितना और टफ कर सकते हैं पेपर में। तो ये प्लेन सरफेस है। ठीक है, सपोज इसकी लेंथ है, मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं 30 सेंटीमीटर, होगी तो ज़्यादा, मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर, और ये 20 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना हो गया? 600 से 30 इंटू 20, रेक्टेंगल है ना, 30 इंटू 20, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, किसी भी प्लेन सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? उस सरफेस के एरिया के इक्वल। किसी भी प्लेन सरफेस का एरिया वेक्टर, किसी भी प्लेन सरफेस का एरिया वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो उस प्लेन सरफेस के एरिया के इक्वल। क्योंकि वेक्टर में क्या क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। और हम किसकी बात कर रहे हैं? एरिया वेक्टर की। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, और डायरेक्शन अपवर्ड्स। अगर ये सरफेस ले रहे हैं तो, और ये लेंगे तो डाउनवर्ड्स, ये लेंगे तो टुवर्ड्स लेफ्ट तुम्हारे अकॉर्डिंग, और ये लेंगे तो क्या हो गया? एरिया वेक्टर डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स टू द गिवन सरफेस, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स टू द। अब जैसे ये सरफेस लिया, हम ऊपर से देख रहे हैं तो ये सरफेस होगा, तो हम ए वेक्टर क्या कहेंगे? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर अपवर्ड्स, मैग्नीट्यूड 600। जो एग्जांपल ले रहे हैं इसका एरिया कितना हो गया? 30 इंटू 20, 600 हो गया। तो ये ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर अपवर्ड्स। क्योंकि वेक्टर की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन। अगर ये है, ये सरफेस ले ये वाला 600 सेंटीमीटर स्क्वायर डाउनवर्ड्स। समझ आ रहा है? ये 600 सेंटीमीटर स्क्वायर टुवर्ड्स लेफ्ट, ये 600 सेंटीमीटर स्क्वायर टुवर्ड्स राइट। ठीक है, अभी नहीं आया समझे? तो हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं। पता चला ये सरफेस लिया और ये एरिया वेक्टर मान लिया ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा आपका? गलत। क्योंकि ये कैसा हो गया आपका? इनवर्स। तो उसको याद कैसे रखते हैं? जो वेक्टर का हेड होता है यानी नोक, उसे सरफेस को कुचना नहीं चाहिए। नहीं समझे? वेक्टर जो एरिया वेक्टर है उसे सरफेस को कुचना, जानते हो कुचना? जैसे किसी सीट पर बैठ के कीली निकली हुई है, नहीं समझे? तो कीली क्या होगी? कुछ नहीं जाएगी। ठीक है, तो वो जो एरिया वेक्टर है वो उस सरफेस को कुचना नहीं चाहिए। नहीं समझे? जैसे हमने ये सरफेस लिया, इससे समझ में आएगा, ये सरफेस लिया तो क्या ए वेक्टर ऐसे होगा? कुचेगा नहीं। समझ गए? कैसे होगा? ऐसे। ये सरफेस लेंगे तो ऐसे होगा, बोलो। हाँ, तो ये कुछ रहा है तो ये नहीं होगा, ये। समझ गए? परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, सिंपल सी चीज। परपेंडिकुलर क्या डेफिनेशन हो गई? एरिया वेक्टर ऑफ अ प्लेन सरफेस इज दैट वेक्टर क्वांटिटी। एरिया वेक्टर ऑफ अ प्लेन सरफेस इज दैट वेक्टर क्वांटिटी whose magnitude is equal to area of the given surface, whose magnitude is equal to area of the given surface, whose magnitude is equal to area of the given surface, and direction is perpendicular outwards to the given surface, and the direction is perpendicular outwards to the given surface. So simple. यानी एरिया वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड उस गिवन सरफेस के एरिया के इक्वल और डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द गिवन सरफेस।
अभी नहीं समझे? ठीक। अब जैसे हमने ये ले लिया, कोई प्लेन सरफेस है ऐसे, ठीक है, ऊपर से देख रहे हैं, तो एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा अपवर्ड्स, एरिया वेक्टर ऑफ अ प्लेन सरफेस। कितना हो जाएगा? ए वेक्टर इक्वल टू ए इंटू एन कैप। अब वेक्टर है, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी। तो ये हो गया एरिया ऑफ द गिवन सरफेस, और ये एन कैप यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन मीन्स जब भी कहीं डायरेक्शन लिखी जाती है किसी फार्मूले में तो वो किससे लिखी जाती है? यूनिट वेक्टर। और आप ध्यान रखना, एन कैप जो यूनिट वेक्टर है ये हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। आपको याद होगा छोटे में हमने आपको बताया था, तो छोटे में आए थे शुरू में, याद आया? जो हम लोग ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते थे, क्या करते थे? तो ए बी साइन थीटा एन कैप। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? ए बी साइन थीटा। और डायरेक्शन क्यों एन कैप होती थी? क्योंकि वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होती है जिस प्लेन पे ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या होते हैं? सिचुएटेड होते हैं। समझ गए? अब ए वेक्टर बी वेक्टर इस बोर्ड पे हैं, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? बोर्ड के परपेंडिकुलर, या तो आउटवर्ड्स। तो ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन कैप से। जैसे हम आपको पता है आई कैप किसको रिप्रेजेंट करता है? एक्स एक्सिस, जे कैप वाई एक्सिस, के कैप, और एन कैप होता है परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, यानी परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एन कैप कहीं भी यूनिट वेक्टर लिखा जाएगा तो वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है? अब भी नहीं समझे? कोई डाउट? क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्शन निकालने सबको आती ना? अगर हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करेंगे तो कहाँ आएगा? आउटवर्ड्स। और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करेंगे तो इनवर्ड्स। ठीक है? ए वेक्टर क्रॉस बी, राइट हैंड यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल कर दो, राइट हैंड फिंगर्स रूल कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो कुछ भी कहो, कौन सा पूछा जाएगा। ठीक है? आपको क्या करना है? यूज़ करना है। समझ गए? तो नेल्स कहाँ रखते हैं? हेड की ओर। कहाँ रखते हैं? और फिंगर्स को मोल्ड करेंगे, ए क्रॉस बी। थंब कहाँ आ रहा है? आउटवर्ड्स। अगर बी क्रॉस से निकालना है तो फिंगर्स कहाँ रखेंगे? बी वेक्टर पे। और किधर मोल्ड करेंगे? ए वेक्टर की ओर, इनवर्ड्स। ए क्रॉस बी आ रहा आउटवर्ड्स, बी क्रॉस ए आ रहा इनवर्ड्स। दैट्स वाई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। क्यों? दो वेक्टर तब इक्वल होते हैं जब मैग्नीट्यूड भी सेम हो। और तो यहां पे ए क्या है? एरिया ऑफ द गिवन सरफेस। ए मैग्नीट्यूड का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है? और ये होता किसके इक्वल है? एरिया ऑफ द गिवन सरफेस, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एरिया ऑफ द गिवन सरफेस। क्लियर? ये मैग्नीट्यूड होगा ए वेक्टर का, और डायरेक्शन क्या हो गई? डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। वैसे तो इसको ए कैप से भी लिख सकते थे, किससे लिख सकते थे? लेकिन एन कैप से जानबूझ के लिखा जाता है ताकि हमें ये पता चल सके कि ये उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है? या वो जो गिवन सरफेस है उसके परपेंडिकुलर। समझ गए? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू गिवन सरफेस। यहां तक कोई दिक्कत? लिखें एरिया वेक्टर ऑफ अ प्लेन सरफेस। तो पार्ट बी की आज स्टार्टिंग हुई है, यहां समझना स्टार्ट कर दो। पार्ट ए का टेस्ट तुम कब दोगे? चलो आज, अभी ले लो कोई बैच के बाद। ठीक, तुम्हें भी देना है रेहान अभी? ठीक, हाँ चलो ठीक है, अभी देख लेंगे। लिखो एरिया ऑफ अ प्लेन सरफेस। क्या नहीं, क्या लिखा? एरिया वेक्टर ऑफ अ प्लेन सरफेस। इतना ही लिखा? एरिया वेक्टर ऑफ अ प्लेन सरफेस, पहले डेफिनेशन लिखी जाती है। एरिया वेक्टर ऑफ अ प्लेन सरफेस इज दैट वेक्टर क्वांटिटी, इज दैट
वेक्टर क्वांटिटी whose magnitude is equal to area of the given surface is equal to area of the given surface and direction perpendicular out and direction is perpendicular outwards to the given surface. Perpendicular outwards to the given surface. डायग्राम बना लें, ये नोट करें. सुनिए, जल्दी करें. अगर प्लेन सरफेस है, जैसे ये प्लेन सरफेस है, ये तो पता होगा वेक्टर में अगर मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो भी वेक्टर चेंज हो जाता है, डायरेक्शन चेंज होती है तो भी वेक्टर चेंज हो जाता है, और दोनों चेंज होते हैं तब तो चेंज हो ही जाएगा. ठीक है. अब जैसे प्लेन सरफेस है ये, तो यहाँ पे तुम ए वेक्टर की डायरेक्शन निकालोगे तो क्या आएगी? अपवर्ड्स. यहाँ 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 यहाँ, यानी हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है? सेम, अपवर्ड्स है. यानी हम पूरे सरफेस की बात एक साथ कर सकते हैं. ठीक है. लेकिन दिक्कत क्या है कि हमको किसी भी आर्टिकल में प्लेन सरफेस दिया नहीं जाएगा. कैसा दिया जाएगा? कर्व्ड सरफेस. और कर्व्ड सरफेस में दिक्कत क्या होगी? अलग अलग पॉइंट पे डायरेक्शन अलग अलग. जैसे कर्व्ड सरफेस है, अब यहाँ पे डायरेक्शन निकालेंगे तो अपवर्ड्स, यहाँ निकालेंगे तो डाउनवर्ड्स, यहाँ टुवर्ड्स लेफ्ट, यहाँ पे, समझ गए? जिस पॉइंट पे निकालेंगे उस पॉइंट के परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स. अब क्या करें? तो हम लोग क्या करेंगे? आप जानते हो फिजिक्स में हर प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन होता है, इंटीग्रेशन. हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन. समझ गए? और इस चैप्टर में इंटीग्रेशन का एक ही फार्मूला यूज़ करना हमें. ये तो पता होगा इंटीग्रेशन में पावर क्या होती? इंक्रीज, डिफरेंशिएशन, डिक्रीज. ये तो 11th में रटा दिया था हमने. डिफरेंशिएशन, डिक्रीज, इंटीग्रेशन. डिफरेंशिएशन डी से स्टार्ट होता है ना, उसमें पावर डिक्रीज होती है बाय 1. इंटीग्रेशन में पावर इंक्रीज होती है बाय 1. आप जानते हैं इंटीग्रेशन में फार्मूला क्या होता है? एक्स पावर एन का, एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस, जो पावर में होता है वही अपॉन में. ठीक है. इस चैप्टर में केवल इसकी जरूरत पड़ेगी, dx. dx का इंटीग्रेशन x कैसे आता है? यहाँ पे 1 एज्यूम कर लो. क्या एज्यूम कर लो? 1. और 1 की जगह क्या लिख देंगे? x की पावर 0. यहाँ पे हमने क्या एज्यूम कर लिया? 1. 1 तो कहीं भी एज्यूम कर सकते हो. और 1 को क्या लिख सकते हैं? x की पावर 0. फार्मूला लगा दो. x पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, यानी x की पावर 1 अपॉन 1, यानी x. तो हम डायरेक्ट ध्यान रखेंगे dx का इंटीग्रेशन x. बस यही यूज़ करना है. जब लाइन इंटीग्रल करेंगे तो dl का इंटीग्रेशन l का मतलब टोटल लेंथ. जब सरफेस इंटीग्रल करेंगे तो dA का इंटीग्रेशन a का मतलब टोटल एरिया. स्फीयर होगा तो 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा. सिलेंडर होगा तो 2 पाई RH हो जाएगा. कर्व सरफेस की बात करें, पता है सिलेंडर का कर्व सरफेस का एरिया कितना होता है? 2 पाई RH. पता नहीं पता? स्फीयर का एरिया कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर. सर्कल का पाई r स्क्वायर. 2 पाई r कौन बोल रहा है? वो सर्कमफ्रेंस होता है. 3 ही 4 शेप होते हैं उनको. समझ गए? कोई डाउट? ठीक. तो जिनको नहीं पता ये नोट करके नोट कर लेंगे. क्या करके क्या करेंगे? नोट करके. ठीक है. तो जहां भी dx मिलेगा, dx का इंटीग्रेशन क्या लेंगे हम लोग? x. क्लियर? ठीक. dA का इंटीग्रेशन a, dl का इंटीग्रेशन l, dv का इंटीग्रेशन v. ठीक है. dv स्मॉल वॉल्यूम, v टोटल वॉल्यूम. da स्मॉल एरिया और a क्या हो जाएगा? टोटल एरिया. ठीक है. स्फीयर होगा तो 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा. सिलेंडर होगा तो 2 पाई RH हो जाएगा. ठीक है. सुनिए, तो अर्थ जो है वो राउंड शेप में है.
सबको पता है? अगर हम अर्थ का छोटा सा पार्ट ले लें, छोटा सा ग्राउंड देखें, तो क्या हमें ऐसे दिखता है? कैसा दिखता है? फ्लैट। क्योंकि हम बहुत बड़ी अर्थ का एक बहुत छोटा सा पार्ट देख रहे हैं। अगर हम अर्थ को बाहर से जाके देखें, सैटेलाइट से, कहाँ जाके देखें, तो हमें अर्थ कैसे दिखेगी? राउंड शेप में। स्पेस में जाके देखें तो राउंड शेप में दिखेगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे स्फेयर है ये, जैसे क्या है ये, ठीक है, तो जहाँ भी हम स्मॉल एरिया लेंगे, ये देखो दिखा, कल बनाया ये, ठीक है, तो हम इसको किसके तरह डील करेंगे? प्लेन सरफेस की तरह, क्योंकि बहुत बड़े स्फेयर क्या क्या है, ये बहुत छोटा सा पार्ट। तो इस पॉइंट पे अगर हम लोग एरिया वेक्टर निकालें तो ये एरिया वेक्टर ऐसे, यानी जो भी स्मॉल एरिया लेंगे उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, यहाँ पे अपवर्ड्स। डी ए वेक्टर की बात करें, अब ए वेक्टर नहीं कहेंगे, अब क्या कहेंगे? डी ए वेक्टर। ए वेक्टर क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि अलग अलग पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है? अलग अलग, तो पूरे की बात एक साथ कर ही नहीं सकते हो। डायरेक्शन चेंज हो गई मतलब वेक्टर चेंज हो गया। समझ गए? पूरे सरफेस की बात केवल एक ही कंडीशन में हो सकती है, जब वो प्लेन सरफेस हो। अगर कर्व सरफेस होगा तो फिर आप पूरे सरफेस की बात एक साथ कर ही नहीं सकते हो। फिर हमें किसकी बात करनी पड़ेगी? स्मॉल एरिया। कोई भी क्वांटिटी निकालेंगे पहले स्मॉल एरिया के लिए निकालेंगे। किसके लिए निकालेंगे? स्मॉल एरिया। फिर इंटीग्रेट करेंगे, टोटल एरिया, आज टोटल सब बॉडी के लिए आ जाएगी। तो अगर यहाँ पे डी ए स्मॉल एरिया लिया तो ध्यान सुनना बेटा, अगर शुरू के बाद 2 ही चैप्टर लेक्चर मेन है, 2 लेक्चर के बाद अगर 2 लेक्चर में तुमने लापरवाही दिखाई तो नेक्स्ट ईयर 17 मार्च। इस बार बैच चालू हुआ था 12 मार्च से, अगले साल चालू होगा 17 मार्च से। ठीक है, क्योंकि 14 मार्च को होली है तो 2 दिन का गैप दे के 17 मार्च। ठीक है, नहीं समझे? अरे कैलेंडर में देखो यार कि अगले साल 14 मार्च को है। समझ गए? अभी प्लान करना पड़ता है ना बच्चों को, ताकि दिक्कत ना हो दोबारा आने में। ठीक, तो ये स्मॉल एरिया लिया, ये डी ए वेक्टर अपवर्ड्स, ये स्मॉल एरिया लिया डाउनवर्ड्स, ये स्मॉल एरिया लिया टुवर्ड्स लेफ्ट, ये टुवर्ड्स राइट। बात समझ गए? तो हमें डील करना है कर्व सरफेस को। तो कर्व सरफेस में हम पूरे सरफेस की बात एक साथ कर ही नहीं पाएंगे। हम किसकी बात करेंगे? स्मॉल एरिया। और स्मॉल एरिया डी ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स एट दैट प्लेन, एट दैट पॉइंट कहो, प्लेन नहीं, एट दैट पॉइंट, क्योंकि वो जो स्मॉल एरिया लेंगे वो जस्ट लाइक पॉइंट होगा। क्लियर? तो फॉर द कर्व सरफेस उसी के आगे लिखना है। अगर स्फेयर है, स्फेयर, हम फिर रिपीट कर रहे हैं, बोर्ड पे आपको स्फेयर किसकी तरह दिखेगा? सर्कल की तरह। आपको इमेजिन करना है स्फेयर। ठीक है, ये इसको इमेजिन करना है, ये सर्कल नहीं है, स्फेयर है। ठीक है, सर्कल का छोटा सा पार्ट क्या होता है? नहीं, लेंथ, सर्कुलर लेंथ। चूड़ी, जैसे मम्मी की चूड़ी थोड़ी सी टूट गई, उठा ली, नहीं टूट जाती पहनने में अक्सर, उठा ली एक, तो आपको क्या स्ट्रेट लाइन मिलेगी? सर्कुलर लाइन। चूड़ी का छोटा सा टुकड़ा, हाँ ठीक है, तो चूड़ी का छोटा सा टुकड़ा है, वो क्या है? लेंथ है। क्या है? लेंथ, सर्कुलर लेंथ है, लेंथ है। बहुत छोटा लेंगे तो उसको स्ट्रेट लाइन की डील करेंगे, नहीं समझे? लेकिन है तो लेंथ। और अगर इसको प्लास्टिक के बॉल को फोड़ दें और इसका छोटा सा टुकड़ा ले लें तो क्या मिलेगा आपको? एरिया। इस बेटा समझने दो, तुम्हें नहीं समझना, बाकी को समझना है, बाकी बच्चे तो पढ़ने आए हैं ना। ठीक है, तुम्हारी बात अलग है, बाकी बच्चे पढ़ने आए हैं। ठीक है, तो स्फेयर का छोटा सा पार्ट क्या होता है? एरिया। जैसे घड़ा फूट गया, घड़ा जान तो घड़ा, मटकी, सुराही, घड़ा फूट गया, उसका छोटा सा टुकड़ा उठाया तो क्या आपको लेंथ मिलेगी? क्या मिलेगा? एरिया, स्फेरिकल एरिया। स्फेरिकल एरिया, जैसे बहुत बड़ा घड़ा है, उसका छोटा सा टुकड़ा लिया तो आपको इस तरीके से स्फेरिकल एरिया। सर्कल का छोटा सा टुकड़ा क्या होगा? लेंथ, सर्कुलर लेंथ। क्लियर? अब यहां पे हमने स्मॉल एरिया लिया तो ये डी ए वेक्टर। फिर रिपीट करें, जो भी स्मॉल एरिया लेंगे उसको प्लेन सरफेस की तरह डील करेंगे, क्योंकि बहुत छोटा पार्ट है ये। ठीक है, ये स्मॉल एरिया लिया, ये डी ए वेक्टर, ये स्मॉल एरिया लिया, ये डी ए वेक्टर, ये स्मॉल एरिया लिया, ये डी ए वेक्टर। तो जो भी स्मॉल एरिया लेंगे उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स,
बात समझ आ गई? कोई डाउट? अब इसी तरह हम स्फीयर के बजाय सिलेंडर ले लें। अब ये सिलेंडर है, ये स्मॉल एरिया लिया, बोलो अच्छत, डीए वेक्टर टुवर्ड्स लेफ्ट, गुड। देखिए अगर आपको डीए वेक्टर की डायरेक्शन और ई वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी नहीं आती है तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएं, इस चैप्टर में कुछ नहीं समझ पाएंगे, एक लाइन भी नहीं, ठीक है। डीए वेक्टर और ई वेक्टर, रेहान समझ आ रहा है? ये स्मॉल एरिया लिया, बोलो डीए वेक्टर डाउनवर्ड्स। क्या अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है क्या? 3D में इमेजिन करो, ठीक है। जैसे ये सिलेंडर है, ये आपने यहां लिया स्मॉल एरिया, डाउनवर्ड्स नहीं हो जाएगा? ये लिया स्मॉल एरिया, एक मिनट, जैसा लेंथ, राइट। इस चैप्टर में कुछ भी नहीं समझ पाएंगे अगर आपने डीए वेक्टर और ई वेक्टर की डायरेक्शन नहीं समझ पाए तो, ठीक है। ऋषि बोलो अपवर्ड्स, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? बना ले जल्दी से। अब हम लोग आएंगे सॉलिड एंगल पे। तो सॉलिड एंगल जो है आप बचपन से पहली बार पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए मेंटली तैयार रहेंगे। नई चीज़ आने वाली है, बिल्कुल नई चीज़, ऐसी चीज़ जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है, ठीक है। बिल्कुल आपके लिए नई चीज़। तो सुने, जैसा हमने आपको बताया कि सॉलिड एंगल आप जीवन में पहली बार देख रहे हैं, यानी आपके सामने एक बिल्कुल नई चीज़ आने वाली है जिसको अभी तक आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा, सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो बचपन से आपको बताया गया, ध्यान सुनो, बचपन से आपको क्या बताया गया कि ये एंगल है, यही तो बताया गया। दो लाइन है स्ट्रेट, इनके बीच का ये एंगल है, समझ आया? बचपन से आपको बताया गया कि ये एंगल है। अब आपको क्या सोचना है या सीखना है या नई चीज़ क्या समझनी है कि एंगल ये तो है ही है, ये भी एंगल है, ठीक है। ये ध्यान सुनो बेटा, सीरियसली लो, ठीक है, नहीं तो फिर 17 मार्च याद रखना, ठीक है। तो ये कौन सा एंगल है? प्लेन एंगल, और ये सॉलिड एंगल, ठीक है। प्लेन एंगल, दो लाइन, प्लेन एंगल के लिए कितनी लाइन चाहिए? दो लाइन। और प्लेन एंगल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ये लेंथ के द्वारा सबटेंड होता है। किसके द्वारा सबटेंड होता है? और लेंथ से रिप्रेजेंट होता है, यानी बीच में कम लेंथ है तो छोटा प्लेन एंगल, ज़्यादा लेंथ है तो बड़ा प्लेन, और ज़्यादा लेंथ है तो और इससे ज़्यादा फैलेगा नहीं समझे? स्मॉल प्लेन एंगल, बिग प्लेन एंगल, स्मॉल प्लेन एंगल, बिग प्लेन एंगल, स्मॉल प्लेन एंगल, बिग प्लेन एंगल। बीच में छोटी लाइन है तो स्मॉल प्लेन एंगल, बड़ी लाइन है तो बिग प्लेन। लेंथ से सबटेंड होता है और लेंथ से ही रिप्रेजेंट होता है। और ये किससे सबटेंड होगा? एरिया से। ये कोन टाइप का शेप है, कैसा शेप है? कोन, ठीक है। स्मॉल सॉलिड एंगल, बिग सॉलिड एंगल, स्मॉल सॉलिड एंगल, बिग सॉलिड एंगल, स्मॉल सॉलिड एंगल, बिग सॉलिड, स्मॉल सॉलिड एंगल, बिग सॉलिड एंगल। समझ गए? यानी आपको क्या समझना है? एंगल यही नहीं है, ये भी है, ये 2D और ये 3D, ये प्लेन एंगल और ये सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल किसके द्वारा सबटेंड होता है? बेवकूफ टाइप को भी ध्यान दें। प्लेन एंगल किसके द्वारा सबटेंड होता है? लेंथ के द्वारा। और किसके द्वारा रिप्रेजेंट होता है? लेंथ के द्वारा। लेंथ के द्वारा ही सबटेंड होगा, लेंथ के द्वारा ही रिप्रेजेंट होगा। सॉलिड एंगल किसके द्वारा सबटेंड होगा? एरिया के द्वारा। किसके द्वारा सबटेंड होगा? और एरिया के द्वारा ही रिप्रेजेंट होगा। बीच में कम एरिया है, छोटा सॉलिड एंगल, ज़्यादा एरिया है, बड़ा सॉलिड एंगल। भाई ऐसे करेंगे तो कम एरिया बीच में, ऐसे करेंगे तो ज़्यादा एरिया। क्लियर? तो सॉलिड एंगल को समझने के लिए पहले हम लोग प्लेन एंगल को पढ़ेंगे। ठीक, क्या पढ़ेंगे? प्लेन एंगल के बेस पे सॉलिड एंगल को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है? प्लेन एंगल हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये LKG UKG में बताया जाता है। ठीक है?
प्लेन एंगल। ठीक है, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। द एंगल सबटेंडेड by a part of circle at its center is called plane angle of that part of circle। और ध्यान रखना, सर्कल का जो पार्ट होगा वो क्या होगा, लेंथ। सर्कल का छोटा सा पार्ट क्या होगा, लेंथ, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, आर्क। क्या कहेंगे, आर्क। पढ़ा होगा एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। छोटे में नहीं बताया गया था तुम्हें, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। लेकिन ये केवल किसके लिए, प्लेन एंगल के लिए, क्योंकि बचपन से आपको केवल क्या बताया गया है, प्लेन एंगल। अब ये सर्कल है, सर्कल का मतलब चूड़ी, कड़ा, कंगन, छल्ला, समझ गए, रिंग, ये सर्कल। तो सर्कल का छोटा सा पार्ट लिया हमने, सपोज इसकी लेंथ कितनी है, डी एस या डेल्टा एस मान लो, ठीक है। रेडियस कितनी है, आर। सेंटर ओ है, तो यही तो प्लेन एंगल होता है, ठीक है। लेंथ के द्वारा सबटेंड होगा और लेंथ के द्वारा ही रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। प्लेन एंगल क्या होता है, लेंथ अपॉन रेडियस। और यहां पे लेंथ को क्या बोल देते हैं हम लोग, आर्क। लेंथ को तो आर्क कहते हैं, सर्कल की जो लेंथ होती है उसी को क्या बोलते हैं, आर्क। यानी क्या आ गया, डेल्टा थीटा इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर। यूनिट क्या होती है, रेडियन। क्या यूनिट होती है, रेडियन। आर डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, डायमेंशन फार्मूला, नथिंग, डायमेंशनलेस। देखिए आर्क, इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, एल। अरे है तो लेंथ, लेंथ का क्या होता है, एल, और रेडियस का एल। एल से एल कट गया, डायमेंशनलेस, यानी एल की पावर 0। अभी नहीं समझे। अगर टोटल प्लेन एंगल निकालें सबटेंडेड बाय एंटायर सर्कल, टोटल प्लेन एंगल सबटेंडेड बाय एंटायर सर्कल, टोटल प्लेन एंगल सबटेंडेड बाय एंटायर सर्कल, कितना आ जाएगा टोटल प्लेन एंगल। हमें पूरे सर्कल की लेंथ नहीं लेनी पड़ेगी, और पूरे सर्कल की लेंथ कितनी होती है, 2 पाई आर। अरे डेल्टा एस की जगह हमें क्या लेनी पड़ेगी, पूरे सर्कल की लेंथ। अगर पूरे सर्कल का प्लेन एंगल निकालना है, किसका प्लेन एंगल निकालना है, तो हमें पूरे सर्कल की क्या लेनी पड़ेगी, लेंथ। और पूरे सर्कल की लेंथ कितनी होती है, 2 पाई आर। क्या होती है, 2 पाई आर अपॉन आर, यानी क्या आ गया, 2 पाई रेडियन। तो पूरे सर्कल के द्वारा सबटेंड होने वाला प्लेन एंगल कितना होता है, 2 पाई रेडियन। यहाँ तक पहुँचे। तो ये जो हमने आपको बताया है, ये इसलिए बताया है क्योंकि हम इसके बेस पे किसको समझेंगे, सॉलिड एंगल को, ठीक है। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब हम बात करेंगे सॉलिड एंगल की, ठीक है। तो जैसे हमने कहा, सर्कल का छोटा सा पार्ट क्या होता है, लेंथ। स्फेयर का छोटा सा पार्ट क्या होता है, एरिया, स्फेरिकल एरिया, समझ गए, स्फेरिकल एरिया। वो बात अलग है, बहुत छोटा ले लो पार्ट तो वो फ्लैट मान लेते हैं, प्लेन। लेकिन हम थोड़ा बड़ा पार्ट, बहुत छोटा नहीं है, थोड़ा बड़ा है, डी ए नहीं ले रहे हैं, डेल्टा ए ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे डी एल नहीं लिया है, डेल्टा, या डी एस नहीं लिया है, डेल्टा एस लिया है। डी एस कैसा होता है, बहुत छोटा, नहीं डेल्टा एस बहुत छोटा होता है, और डी एस क्या होता है, बहुत ही छोटा। समझ गए, डी एस निग्लेजिबल हो जाएगा,
तो जितना हम लोग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में यूज करते हैं डी एक्स डी वाई डी टी डी एल डी ए डी वी, ये सब इनफाइनाइटली स्मॉल होते हैं। कैसे होते हैं? इनफाइनाइटली स्मॉल। ठीक है, जस्ट लाइक पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? सॉलिड एंगल की बात करेंगे। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? थीटा से। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ओमेगा से। तो प्लेन एंगल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से। सॉलिड एंगल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ओमेगा से। ठीक है, द एंगल सबटेंडेड by a part of sphere the angle subtended by a part of sphere। और स्फेयर का जो छोटा सा पार्ट होगा वो स्फेरिकल सरफेस होगा। क्या होगा? स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, लिख दो ब्रैकेट में। द एंगल सबटेंडेड बाय अ पार्ट ऑफ स्फेयर at its center is called solid angle of that part of sphere। बस जहां पे सर्कल था वहां पे क्या आ गया? स्फेयर। मेन चीज क्या क्या समझनी है हमें? सर्कल का छोटा सा पार्ट क्या होता है? लेंथ। स्फेयर का छोटा सा पार्ट क्या होता है? एरिया। स्फेरिकल एरिया, शॉर्ट में एरिया बोल देते हैं, लेकिन मतलब क्या होता है? स्फेरिकल एरिया। क्लियर? ठीक है, अब जरा देखो, हमने स्फेयर का एक छोटा सा पार्ट ले लिया, ये मान लेते हैं ले लिया, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी, घड़े को फोड़ा और उसका एक छोटा सा टुकड़ा उठा दिया इस तरीके का। ये ऐसे है, ऐसे, लाइक दिस। समझ गए? अभी नहीं समझे? ऐसे मान लो, जैसे नहीं दुआ वगैरह मांगते हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, अब ये स्फेयर का सेंटर है, बड़ा सा स्फेयर है पूरा, ये इसका छोटा सा टुकड़ा लिया, अरे 3D में इमेजिन करो, और ये स्फेयर का क्या है? सेंटर। अब ये जो हमने स्मॉल पार्ट लिया है, इसका जो पेरीफेरी है, पेरीफेरी जानते हैं ना, किसी भी सरफेस की जो बाउंड्री होती है उसे पेरीफेरी। ठीक है, तो इसकी जो पेरीफेरी है, इसके हर पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करेंगे। हर पॉइंट को किससे ज्वाइन करेंगे? यहाँ पे क्या था? लेंथ थी, लेंथ में केवल 2 ही पॉइंट होते, फर्स्ट और लास्ट। भाई इसकी बाउंड्री यहाँ से यहाँ तक है बस, लेकिन इसकी बाउंड्री ये पूरी है, तो हर पॉइंट को सेंटर से क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे। तो हमने क्या किया? हर पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दिया। हर पॉइंट को हमने सेंटर से ज्वाइन कर, ये सेंटर है। ठीक है, नहीं समझ आ रहा? 3D में इमेजिन करें। अब आपको क्या देखे, क्या लग रहा है? ये लाइन छोटी है और ये लाइन बड़ी है, जबकि होंगी सारी लाइन कैसी? सेम, क्योंकि सब स्फेयर की क्या है? रेडियस। आप इमेजिन करो कि आप स्फेयर के अंदर हो और ये सेंटर है स्फेयर का, तो आप सरफेस के किसी भी पॉइंट को मिलाओ, आप सेंटर तक लाओगे। सरफेस के किसी भी पॉइंट को कहाँ तक लाओगे? लेंथ तो सबकी क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, अभी नहीं समझे? इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं। अगर ये हम ये मान लें कि थ्रेड है, क्या है? थ्रेड। तो ये कैसा शेप बन गया? पैराशूट। जैसे नहीं ये है, शेप ऐसे है। अब किनारे के पॉइंट को सब कहाँ मिला दो? सेंटर से, ऐसे। ठीक है, नहीं समझे? तो जब आप आगे चल करके पैराग्लाइडिंग करोगे, ठीक है,
हाँ, तो बहुत मज़ा आएगी, ठीक है। कुछ लोगों को डर लगता है लेकिन कुछ लोगों को मज़ा आती है, ठीक है। हमने की थी, हमें बहुत मज़ा आई थी। बाकी हमारे साथ वाले सब क्या थे, बस नीचे उतारो, जल्दी नीचे उतारो, ठीक है। तो बहुत मज़ा आती है जब आप पूरे शहर को उड़ते हुए देखते हो, ठीक है, मतलब उड़ते हुए पूरे शहर को नीचे देखते हो, ठीक है, शहर के ऊपर को ऊपर से देखते हो उड़ते हुए, ठीक है। तो वो समझ गए ना। और पैराग्लाइडिंग वहीं पे होती है उन्हीं एरियाज़ में जहाँ पे कोई ऊंचाई पे हिल हो, ठीक है, क्योंकि आप हिल से दौड़ करके कूदते हो, ठीक है। और कूदते समय जो फील आता है क्योंकि जो पायलट होता है वो तो आपके पीछे होता है, आप आगे दौड़ते हो, ठीक है। तो ऐसे होता है जैसे पहाड़ी से कूदने जा रहे हो, ठीक है। देखने में छोटा सा लगता है लेकिन बहुत बड़ा होता है कपड़े का। और आप आगे हो तो पायलट आपका पीछे होता है, ठीक है। यानी पहले पहाड़ी से आप जंप करते हो, ठीक है, आप जंप करते हो, उसके बाद पायलट जंप करता है, आपके पीछे ही होता है लेकिन थोड़ी देर बाद जंप करता है वो, समझ गए। यानी जब आप जंप कर रहे हो तो आपको पता नहीं होता कि पीछे कुछ है भी, यानी खुलेगा भी कि नहीं खुलेगा, या उड़ेगा भी कि नहीं उड़ेगा, ठीक है, समझ गए। चलो देखो, आगे जाओगे तो करोगे, ठीक, सब लोग, सभी लोग करते हैं, टाइम तो आने दो, सब लोग करोगे, ठीक है। तो देखें तो किनारे के जितने पॉइंट्स हैं, जितने जाओगे उसमें एक दो कम होके आते हैं ठीक है। आप पेपर में पढ़ो, हर साल में एक दो घटनाएं तो होती हैं। कभी खुलता नहीं है वो, कभी बीच में पता चला फट गया, ठीक है या कभी जब लैंडिंग करते हैं तो लैंडिंग के लिए उन्होंने बनाया होता है एक ग्राउंड टाइप का जिसमें घास वगैरह लगी होती ताकि ज़्यादा चोट वगैरह ना लगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कंट्रोल नहीं हो पाता, पता चला कहीं कहीं किसी छत पे जाके लैंडिंग कर दी और वहाँ सरिया वगैरह निकली हैं या कहीं पत्थर पे जाके टकरा गए। भाई स्पीड तेज होती ना, समझ गए। तो यहाँ पे आपको लग रहा है कोई लेंथ बड़ी है, कोई लेंथ छोटी है, ठीक है, जबकि सारी लेंथ क्या है, सेम है, क्योंकि सब रेडियस ऑफ स्फीयर है। अब नहीं समझे। तो सपोज इसकी रेडियस r है और ये एरिया कितना है, डेल्टा है। जैसे हमने इसकी लेंथ कितनी ली थी, डेल्टा s, एरिया कितना लिया, डेल्टा है। तो सॉलिड एंगल क्या होता है, डेल्टा ओमेगा इक्वल टू एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। अब आप कह सकते हो यहां तो केवल रेडियस था और वहां क्या आ गया, रेडियस स्क्वायर। क्यों? क्योंकि लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, और रेडियस की भी क्या होती है, मीटर। यहाँ पे क्या होता है, मीटर स्क्वायर। एरिया है तो नीचे क्या होगा, रेडियस स्क्वायर। जैसे ये डायमेंशन लेस है वैसे ये भी डायमेंशन। इसीलिए हमने पहले किसको समझा है, प्लेन एंगल को। दोनों में सिमिलरिटी देख रहे हैं, ठीक है। यानी अब आपको क्या समझना है, एंगल इक्वल टू लेंथ अपॉन रेडियस ही नहीं होता है, एंगल इक्वल टू एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर भी होता है। लेकिन ये कौन सा एंगल है, प्लेन, और ये सॉलिड, ठीक है। यानी क्या फार्मूला बना जाके, डेल्टा ओमेगा इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर। डेल्टा ओमेगा इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? हाँ। यूनिट क्या होती है इसकी, स्टेरेडियन। उसकी यूनिट क्या थी, रेडियन, या इसकी क्या होती है, स्टेरेडियन, स्मॉल एस यूज करो। और इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, एस आर से। ये आर डी और वो एस आर, ठीक है। जैसे ये डायमेंशन लेस है वैसे वो भी डायमेंशन। एल अपॉन एल, यहाँ क्या है, एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। अरे एरिया का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर, और रेडियस का क्या होता है, एल, तो ये रेडियस का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, एल की पावर 0, यानी डायमेंशन लेस, ठीक है। कोई क्या दिक्कत है बोलो। अगर हम लोग क्या करें, जैसे टोटल प्लेन एंगल निकाला सबटेंडेड बाय इंटायर सर्कल,
वैसे ही निकालें टोटल सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय एंटायर स्फीयर, ठीक है। टोटल सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय एंटायर स्फीयर, टोटल सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय एंटायर स्फीयर। तो डेल्टा ए की जगह क्या लेना पड़ेगा हमें, टोटल एरिया, और टोटल एरिया कितना होता है स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर। बार वो भूल जाते हो क्या, नहीं पता तुम्हें? स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। जिन बच्चों को नहीं पता वो घर में जो छोटे भाई बहन हैं उनसे बात किया करो, पूछा करो उनसे। घर में जो छोटे भाई बहन हैं, मोहल्ले में जो छोटे बच्चे हैं, उनसे फार्मूले पूछा करो, समझ गए? तो डेल्टा ओमेगा इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम पूरे स्फीयर का सॉलिड एंगल निकालें तो ओमेगा इक्वल टू स्फीयर का टोटल एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यानी क्या आ गया, 4 पाई स्टेरेडियन। यहां तक पहुंचे जल्दी सुने। तो 1 मिनट टाइम बर्बाद करेंगे, रेडी हो जाएं। बीच में हमारा मन करता है टाइम बर्बाद करें, ठीक है। तो टाइम बर्बाद करने का टाइम आ गया, ठीक है। सुनो बेटा, अनमोल ध्यान दो। जब हम कहते हैं टाइम बर्बाद करेंगे, इसका मतलब क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, आपको बताना है इन 1 स्टेरेडियन देयर आर हाउ मच रेडियंस। इन 1 स्टेरेडियन देयर आर हाउ मच रेडियंस, यानी 1 स्टेरेडियन में कितने रेडियन होते हैं। 1 जैसे हम कहते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। अब भी नहीं समझे? आपको क्या बताना है, 1 स्टेरेडियन में कितने रेडियन होते हैं। इन 1 स्टेरेडियन देयर आर हाउ मच रेडियंस, 2। और कोई क्या बताना है, 1 स्टेरेडियन में कितने रेडियंस होते हैं। अनमोल 1, यानी दोनों इक्वल होते हैं। यही तो 1 का मतलब इक्वल हो गए। तुम बोलो 2, तुम्हारा बेटा 2, तुम बेटा ठीक, तुम रेहान 1/10। अच्छत 1 स्टेरेडियन में कितने रेडियन होते हैं, बोलो 1 स्टेरेडियन में कितने रेडियन। जय शैलेंद्र, समीर, राघवेंद्र, ऋषि, चलिए ठीक। दूसरा क्वेश्चन सुने, अगर हम आपसे पूछें 1 लीटर में कितने सेकंड होते हैं, 1 लीटर में कितने सेकंड होते हैं बोलो, या 1 मीटर में कितने ग्राम होते हैं, 1 मीटर में कितने ग्राम होते हैं बोलो, या 1 सेंटीमीटर में कितने मिनट्स होते हैं। कोई सेंस है इन क्वेश्चंस का? वैसे इसका भी कोई सेंस नहीं है, समझ गए? जानबूझ करके अभी क्वेश्चन पूछा गया, हमने पूछा आपसे, ठीक है ताकि आपको पता चले कि इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है। ये अलग क्वांटिटी है और ये एक अलग क्वांटिटी है, ये 2 डायमेंशनल है और ये 3 डायमेंशनल है। इसके बेस पे हमने केवल इसको समझा है, बाकी इनका आपस, भाई जैसे कोई पूछे एरिया का लेंथ में क्या रिलेशन है, भाई कोई पूछे 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, बता पाओगे? नहीं। एक तरफ मीटर स्क्वायर है, दूसरी तरफ पूछ रहे हैं सेंटीमीटर क्यूब, तो एक 2D हो गई और एक 3D हो गया, समझ गए? जिस प्रकार 1 लीटर में सेकंड नहीं होते हैं, 1 मिनट में ग्राम नहीं होते हैं, समझ गए? वैसे ही 1 स्टेरेडियन में कितने रेडियन, 1 रेडियन में कितने स्टेरेडियन, इनका कोई मतलब नहीं है। क्लियर? दोनों इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हैं। आपको याद होगा जब हमने 11th में बताया तो आपका बताया था फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं और 2 कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ थी, एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। तो 7 + 2 9 हुई थी। पोजीशन वेक्टर क्या होता है सबको पता ना? बस 5 मिनट और देखिए,
सुने, इसको बाद में नोट कर लेना। ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। अ वेक्टर ज्वाइनिंग फ्रॉम ओरिजिन O टू अ पॉइंट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट। सुनिए, अ वेक्टर ज्वाइनिंग फ्रॉम 11th में पढ़ते हैं हम लोग। अ वेक्टर ज्वाइनिंग फ्रॉम ओरिजिन O टू अ पॉइंट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट। यानी ओरिजिन से किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करने वाले वेक्टर को, जैसे एक्सिस ऑफ एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया, ये ओरिजिन हो गया। ठीक है, तो ओरिजिन से किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करने वाले वेक्टर को, अब जैसे पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, तो O से P को ज्वाइन करने वाला वेक्टर ये हो गया आपका R1 वेक्टर और ये R2 वेक्टर। तो R1 वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। और R2 वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q। पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, समझ में आया? अ वेक्टर ज्वाइनिंग फ्रॉम ओरिजिन O टू अ पॉइंट। ओरिजिन से बेटा जैसा लेन ऑलरेडी कम समझ पाते हो बेटा, 12th में आ गए हो ना, 11th तो जबरदस्ती पास कर दिया जाता है। तो अ वेक्टर ज्वाइनिंग फ्रॉम ओरिजिन O टू अ पॉइंट, अ वेक्टर ज्वाइनिंग फ्रॉम ओरिजिन O टू अ पॉइंट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट। तो ये किसका पोजीशन वेक्टर है? P का। और ये किसका पोजीशन वेक्टर है? Q का। क्लियर? ठीक। अभी हमने देखा सॉलिड एंगल, डेल्टा ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा A अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अगर स्मॉल एरिया ले तो डी ओमेगा इक्वल टू क्या होगा? डी ए अपॉन आर स्क्वायर। डेल्टा ओमेगा इक्वल टू क्या है? डेल्टा ए अपॉन आर स्क्वायर। तो डी ओमेगा क्या हो जाएगा? लेकिन ये तब होगा जब डी ए वेक्टर आर वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो। डी ए वेक्टर आर वेक्टर, आर वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर ज्वाइनिंग फ्रॉम ओरिजिन O टू अ पॉइंट। ठीक है, ओरिजिन कहाँ मानेंगे हम लोग? जहाँ पे चार्ज रखा होगा। ओरिजिन हमेशा किस पॉइंट पे मानेंगे? जहाँ पे चार्ज। अब धीरे धीरे इसको कन्वर्ट करेंगे ना भाई। सॉलिड एंगल एक जनरल डेफिनेशन हो गई, जनरल क्वांटिटी हो गई। अब इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसको कैसे यूज़ करेंगे उसमें कन्वर्ट करेंगे ना हम लोग। तो ओरिजिन हमेशा किस पॉइंट पे मानेंगे? जहाँ पे चार्ज होगा। क्लियर? अब सुनना, उसी जहाँ पे सॉलिड एंगल लिखा उसी के आगे लिखना है, ये बात नोट कर लेना। ठीक है, इफ डी ए वेक्टर स्मॉल एरिया डी ए वेक्टर, डी ए वेक्टर and R vector are along in the same direction, then सुनो बस 2 मिनट का है, मैक्सिमम 2 मिनट। ये मान लेते हैं स्फीयर का पार्ट है। किसका पार्ट है? स्फीयर। आपको दिख रहा है लाइन, लाइन नहीं है ये, ऐसे है। जैसे बॉल को थोड़ा सा साइड से क्या करो, काट दो ऐसे। आपको बोर्ड पे हर चीज़ 2D में दिखेगी, आपको इमेजिन किस में करना है? 3D में। ऐसे बेटा 5 मिनट बाद, ठीक है? ऐसे। क्लियर? अब देखना, ये पॉइंट P हो गया, ठीक? ये हो गया इसका स्फीयर का सेंटर, और यहीं पे मान लेते हैं चार्ज रखा हुआ है, प्लस Q माइनस Q कोई भी हो सकता है। जहाँ पे चार्ज होगा वहीं ओरिजिन मानेंगे, जहाँ पे चार्ज होगा वहीं पे ओरिजिन। ठीक है, सेंटर कहीं भी हो। अब P के अराउंड ये स्मॉल एरिया ले लिया, ठीक है?
तो डी ए वेक्टर डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स एट दैट पॉइंट। डी ए वेक्टर डायरेक्शन क्या होती है? परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। आज ही पढ़ा है, आज, अभी। तो डी ए वेक्टर डायरेक्शन क्या होती है? परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स एट दैट पॉइंट। डी ए वेक्टर डायरेक्शन क्या होती है? परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स एट दैट पॉइंट। तो ये डी ए वेक्टर हो गया। आर वेक्टर क्या है? ओरिजिन से पी को मिला दूं, यह आर वेक्टर। समझ गए? अभी नहीं समझे? एक्चुअली में जब ये हमने फार्मूला बताया था आपको, तो ये जो सरफेस था वो एंगल कहाँ सबटेंड हो रहा था? सेंटर पे, स्फेयर के सेंटर पे। और यहाँ पे चार्ज भी कहाँ रखा हुआ है? स्फेयर के सेंटर पे। सेंटर पे तो रखा है, तभी तो आर वेक्टर और डी ए वेक्टर कहाँ है? सेम डायरेक्शन में। समझ गए? अब जो एंगल सबटेंड होगा वो ये फार्मूला लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम ओ पे ही तो एंगल निकाल रहे हैं, और ओ क्या है? इस स्फेयर का सेंटर, ठीक है। तो जैसे डेल्टा ओमेगा इक्वल टू डेल्टा अपॉन आर स्क्वायर है, तो डी ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेकिन ये कब है? जब डी ए वेक्टर आर वेक्टर कहाँ है? सेम डायरेक्शन। और सेम डायरेक्शन में कब होंगे? जब चार्ज कहाँ पे होगा? सेंटर पे। नहीं समझे? अगर कहीं और है, इफ डी ए वेक्टर एंड आर वेक्टर आर नॉट अलोंग इन द सेम डायरेक्शन, अब सेम डायरेक्शन में नहीं है, ये पॉइंट पी है, अब चार्ज यहां पे रखा हुआ है, और जहां पे चार्ज होगा वहीं पे हमें क्या मानना पड़ेगा? ओरिजिन। सेंटर भले यहां कहीं होगा, इसका सेंटर इसका कहां होगा? इधर कहीं। समझे? सेंटर तो ऐसे होगा ना, लेकिन दिक्कत क्या है कि जहां पे चार्ज है वहां पे हमें क्या मानना पड़ेगा? ओरिजिन। तो ये हो गया आपका आर वेक्टर, और ये डी ए वेक्टर। डी ए वेक्टर डायरेक्शन क्या होती है? जो भी स्मॉल एरिया लेते हैं उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। डी ए वेक्टर डायरेक्शन क्या होती है? जो भी स्मॉल एरिया लेते हैं उसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। अभी नहीं समझे? यहाँ पे क्या था? डी ए वेक्टर आर वेक्टर की डायरेक्शन में था, लेकिन यहाँ पे जो डी ए वेक्टर है वो आर वेक्टर की डायरेक्शन में नहीं है, क्योंकि चार्ज सेंटर पे नहीं रखा हुआ है। तो क्या करेंगे? कंपोनेंट। क्या करेंगे? अगर हम इस एंगल को थीटा मान लें, तो डी ए का कंपोनेंट इधर क्या आएगा? डी ए कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा? डी ए साइन थीटा। डी ए साइन थीटा। अब जरा समझो, यहां पे आर वेक्टर की डायरेक्शन में कौन था? डी ए वेक्टर, पूरा पूरा डी ए वेक्टर। और यहां आर वेक्टर की डायरेक्शन में पूरा पूरा डी ए वेक्टर नहीं है, डी ए वेक्टर का कंपोनेंट है डी ए कॉस थीटा। समझ गए? यहां पे आर वेक्टर की डायरेक्शन में कौन था? डी ए वेक्टर। और यहां आर वेक्टर की डायरेक्शन में पूरा पूरा डी ए नहीं है, उसका कंपोनेंट है। यानी क्या आ जाएगा? डी ओमेगा इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसको हमें यूज करना है जब गॉस थ्योरम को प्रूव करेंगे। समझ गए? क्या बताया हमने? अगर डी आर वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? ओरिजिन से पॉइंट पी को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होगा वो आर वेक्टर। और डी ए, हर चीज़ की बिल्कुल क्वाइट क्लियर रखो, अलग अलग मिक्स मत करो। डी ए वेक्टर डायरेक्शन क्या होती है? परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स एट दैट पॉइंट। कहीं पे भी डी ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स एट दैट पॉइंट। इसको गाते हुए जाओ रास्ते भराज। परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स एट दैट पॉइंट। रिमिक्स कर लेना, इसको रिंगटोन बना लो, काला ट्यून बना लो। परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स एट दैट पॉइंट, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स एट दैट पॉइंट, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स एट दैट पॉइंट। समझ गए? आर वेक्टर क्या होगा? ओरिजिन से पॉइंट पी को ज्वाइन करने वाले वेक्टर को क्या कहेंगे? आर वेक्टर। समझ गए? क्या नहीं समझे? नोट करो। ओके, दैट्स ऑल।